हाँ, होता रहेगा, कंप्रेस किया जाएगा बाद में इकट्ठे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, ऑफ ऑर्डर 15, ठीक, हैविंग हैविंग नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, हैविंग नॉर्मल सबग्रुप्स, नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 3 and 5, 3 and 5, 3 and 5, prove that, prove that capital G is abelian, capital G is abelian। कह रहे हैं एक ग्रुप है जिसका खुद का ऑर्डर कितना है 15 और उसके पास दो सब ग्रुप है। पहला सब ग्रुप 3 ऑर्डर का है, दूसरा सब ग्रुप 5 ऑर्डर का है। आप ये बात साबित कीजिए कि आपका दिया गया ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। ये बताओ, अगर ग्रुप के ऑर्डर 15 को तोड़े तो क्या है, पी इंटू क्यू के फॉर्म में नजर आ रहा है। और किसी ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू हो तो उसके लिए रिजल्ट याद है, किसी ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू के फॉर्म में, जहां पी और क्यू दोनों प्राइम है, तो ग्रुप अबेलियन होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, ठीक। तो वहां से तो सीधे निपटारा कर दिया। नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ से आ रहे हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ से शुरुआत करते हैं, ठीक। लिखना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, मान लो, चूंकि दो सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक सब ग्रुप को एच मान लो और दूसरे सब ग्रुप को के। तो एच का ऑर्डर 3 मान लेते हैं और के का ऑर्डर 5 मान लेते हैं। लिखना, लेट, माना the order of capital H is equal to 3 and order of capital K is equal to 5, where, जहां पर, where capital H and capital K, H and capital K are normal, are normal subgroups, normal subgroups of capital G, ठीक। तो सिंस, चूंकि अगर हम इनके ऑर्डर का जीसीडी निकालें तो जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कॉमा ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट, चूंकि दोनों ही सब ग्रुप के ऑर्डर का जीसीडी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब दोनों सब ग्रुप का ऑर्डर को प्राइम है। तो इनका ऑर्डर को प्राइम होने की वजह से अगर हम एच इंटरसेक्शन के निकालें तो वो कुछ और नहीं क्या आएगा, सिंगलटन ही आएगा। ये बात कंफर्म आ रही है समझ में कि एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू सिंगलटनी। क्यों? क्योंकि ये जो निकल करके आएगा, ये एच इंटरसेक्शन के, वो एच का सब ग्रुप होगा और जो एच इंटरसेक्शन के आएगा वो के का सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो आपका ये सब ग्रुप निकल करके आ रहा है इसका ऑर्डर एच के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी 3 को डिवाइड करेगा, और इसी का ऑर्डर 5 को, और 3 और 5 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई होगा तो कौन होगा? तो इसीलिए एच इंटरसेक्शन के होगा तो केवल और केवल सिंगलटन ही होगा। ये काम हुआ। अच्छा, अब इसके बाद आल्सो, इसके साथ ही साथ आल्सो, अब याद करो वो पीछे वाला जो अभी रिजल्ट कराए थे एग्जांपल में, कि अगर H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन ही हो और H और K दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो तो H के भी क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा, ठीक। तो जब H के भी सब ग्रुप होगा तो H के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ H के अपना होता है, हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कैपिटल H इंटू ऑर्डर ऑफ कैपिटल K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। याद आया, ये ऑलरेडी थ्योरम हुई थी, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब तुम ये सोचो एचके का ऑर्डर कितना 15, सब ग्रुप तो है ये, ग्रुप का भी ऑर्डर कितना 15, तो एक बात तो तय हो गई कि जी बराबर कितना हो जाएगा, एच के हो जाएगा। नोट कर लो।
एक और बात यहां से क्लियर है, H इंटरसेक्शन के क्या था है सिंगल्टन, और चूंकि दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, साफ साफ आप कह भी रहे हो, ठीक। तो प्रीवियस एग्जांपल से देखें तो प्रीवियस एग्जांपल से ये बात पता चलती है कि इस फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H, फॉर ऑल स्मॉल k बिलोंग टू कैपिटल K, h के बराबर के एच आपस में कम्यूट करेंगे मेंबर। इस बात को भी लिख लो, लिखना, सिंस h एंड k बोथ आर नॉर्मल, सिंस कैपिटल H एंड कैपिटल K बोथ आर नॉर्मल, both are normal, both are normal, and H intersection K is equal to singleton E. So by previous example, so by previous example, so by previous example, small hk is equal to kh for all small h belong to capital H and for all small k belong to capital K, ठीक। अच्छा एक और बात, दोनों का ऑर्डर प्राइम है इसलिए दोनों ही सब ग्रुप कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक। आल्सो कैपिटल H एंड कैपिटल K बोथ आर both are cyclic, both are cyclic and hence abelian, and hence abelian, और इसलिए क्या होंगे, अबेलियन होंगे। अब आप किसी तरीके से यह साबित कर दो कि कैपिटल G में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, क्योंकि H अबेलियन K अबेलियन, तो H इंटू के एच के जो बनेगा उसको अबेलियन कहना है। यह बात आप साबित कर दो, कैसे साबित करेंगे, हम कैपिटल G के दो मेंबर लें G1 और G2। अब कैपिटल G के दो मेंबर है G1 और G2, तो एक बात तो तय है, गौर करना, G1 G2 बिलोंग टू कैपिटल G, इट मींस G1 बिलोंग टू HK, और कोई HK का है तो दो लोगों के प्रोडक्ट में आएगा H1 इंटू K1। इसी तरह से G2 बिलोंग टू कैपिटल G, तो G2 बिलोंग टू कैपिटल G का हुआ तो इसका मतलब G2 बिलोंग टू HK, और G2 बिलोंग टू HK हुआ तो G2 इज इक्वल टू H2 इंटू, क्लियर हुआ। और अब हम दिखा देंगे G1 इंटू G2 बराबर G2 इंटू G1, जो कि अब मेरे लिए आसान हो गया है। now let now let G1 comma G2 are the two member of group capital G, ठीक। since चूंकि capital G is equal to H into K, this implies that G1 can be written as G1 is equal to H1 into K1, or G2 is equal to H2 into K2 for some H1 comma H2 belong to capital H और K1 comma K2 belong to capital K। G1 G2 अप्लाई करते हैं, then G1 G2 is equal to H1 K1, ठीक, into H2 K2, ये लिखा। अच्छा ये बताओ, ग्रुप के मेंबर एसोसिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों को एक साथ लेकर के आए पहले, तो दिस इज इक्वल टू H1 को बाहर रखा K1, और यहां पर कितना हो गया H2, और यहां कितना हो गया K2। अब मुझको ये पता है कि H और K दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, दोनों का इंटरसेक्शन जो निकल के आ रहा है सिंगल्टन ही है, तो इसका मतलब आपस में कम्यूटेटिविटी होल्ड कर ही रही है, होल्ड कर रही है, तो हम K1 H2 को पलट करके क्या लिख सकते हैं, H1 को बाहर रखा और इसको लिख दिया, एक्चुअली मुझको ना H2 K2 को आगे लाना है, तो हम इसको लिख देते हैं H2 K1, और फिर बाहर कितना छोड़ दिया K2, ये रख दिया। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू H1 H2 को एक साथ कर लें, H1 H2 एक साथ, और यहां इनको कर दें K1 K2 एक साथ। अब चूंकि कैपिटल H अबेलियन है इसलिए ये कम्यूट करेगा और ये भी कम्यूट कर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू H2 H1 और यहां आ गया K2 K1, सिंस कैपिटल H एंड कैपिटल K बोथ आर अबेलियन, और अगर ऐसा है तो इसको पलट सकते हैं, अब इन दोनों को एक साथ ले आओ और ये दोनों एक साथ हुए, तो दिस इज इक्वल टू H2 H1 K2, और यहां पर कौन आया K1, यानी फिर अपने को मिला, इनको फ्लिप मार सकते हैं इस प्रॉपर्टी से,
तो ये हुआ H2 K2 H1 और बाहर कौन रहा K1, यानी दिस इज इक्वल टू H2 K2, ठीक। और यहाँ पर H1 K1 और ये कौन है G2 और ये G1, दिस इज इक्वल टू G2 G1। सो जो शुरू किए G1 G2 से पहुंच गए G2 G1, यानी कैपिटल G क्या हो गया अबेलियन। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल G इज अबेलियन, यही प्रूफ करना था। ये रहा, नोट कर लो। अब अगली बात, ये हम लोग जानते हैं अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसके जितने सब ग्रुप आएंगे सब नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर किसी ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं तो ग्रुप अबेलियन हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती है। If a group capital G is abelian, then every subgroup must be normal subgroup. But if every subgroup of a group is normal subgroup, this does not implies that our group is abelian. ठीक, इस बात को भी लिख लेना एग्जाम्पल में ही, और बाद में घेरा मार लेना, ये याद रखने की चीज है। एग्जाम्पल लिखना, if every subgroup of a group, if every subgroup of a group, if every subgroup of a group is normal, every subgroups कर देना of a group is normal, then it is not necessary, then it is not necessary, ये जरूरी नहीं है कि, it is not necessary, it is not necessary that group is abelian, that group is abelian, abelian लिख करके घेरा मार दो। हर सब ग्रुप के नॉर्मल होने से ग्रुप के अबेलियन होने की गारंटी नहीं है, लेकिन ग्रुप के अबेलियन होने से सारे सब ग्रुप के नॉर्मल होने की गारंटी है। एग्जांपल में आता है क्वाटर्नियन ग्रुप Q8, एग्जांपल पे लिख लेना। फॉर एग्जांपल consider the group नहीं, सुबह से इसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, इसका बस इतना ही हिस्सा टूट रहा है, आधा, ये इतना, अभी फिर चलेगी, 3 बार हो चुका है इसके साथ ही। कंसीडर द ग्रुप Q8 और Q8 में मेंबर कौन कौन होंगे, +-1 +-i +-j और +-k, ये मेंबर होंगे, ठीक। Q8, चलो इसके सब ग्रुप बनाते हैं। इट्स ओनली सबग्रुप्स आर पता है Q8 के कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं, इसके सब ग्रुप होते हैं, एक तो Q8 इटसेल्फ, ठीक। इसके बाद केवल और केवल आइडेंटिटी ले लो, सिंगलटन 1, ठीक। और हमको पता है ये दोनों ट्रिवियल हैं, तो ये ऑलरेडी नॉर्मल होंगे, नॉर्मल सबग्रुप्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बनेगा, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन है, 1 -1, और ये 2 ऑर्डर का अकेला सब ग्रुप होगा। याद करो एक रिजल्ट हुआ है कि अगर किसी दिए गए ग्रुप के पास पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप हो तो वो नॉर्मल होता है, याद आया, ठीक। तो इसका मतलब इट इज ओनली सब ग्रुप, ऐसे लिख रहे हैं, इट इज ओनली सब ग्रुप्स of order 2, so normal, और ये 2 ऑर्डर का अकेला सब ग्रुप है इसलिए कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इसके बाद फिर 4 ऑर्डर वाले आते हैं, 4 ऑर्डर वाले कौन कौन आएंगे, 1 -1 i
माइनस आई। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर कौन आएगा, 1 -1 जे और कौन, माइनस जे, और फिर आएगा सब ग्रुप 1 -1 के और माइनस के। ये आ तो रहा होगा ना नीचे वाला। अच्छा, अब ये नॉर्मल है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड किया जाए भाई। ये 3 सब ग्रुप जो निकल करके आए, ये नॉर्मल जब तक नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। ये गौर करो, इसके पास कौन कौन नहीं है, इसके पास कौन कौन नहीं है, जे और के नहीं है। तो जब जे और के नहीं है तो ये हमारा एक सब ग्रुप है। अगर हम इसको कहें ये हमारा है H1, ठीक, इसको नाम दे H2, इसको नाम दे H3, तो मुझको पता है H1 H2 H3 ये तीन के तीनों कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास H4 आ रहा है, H5 आ रहा है, और जो हमारे पास H6 आ रहा है, इनको भी नॉर्मल ही साबित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ये बात कह पाएंगे। तो पता चलता है H4 के पास 1 है, -1 है, आयोटा आई है, माइनस आई है, लेकिन जे और माइनस के नहीं है, या जे और को नहीं। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो मिसिंग है कोसेट तैयार करते हैं, तो जे रखोगे तो एक कोसेट तैयार करेगा, और के रखोगे तो एक और कोसेट। कितने कोसेट तैयार किया, 2, क्योंकि और आप 4 में से कोई भी मेंबर लोगे तो यही तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक्चुअल में इसका, अच्छा दूसरी बात, एक और चीज, रुको, जब आप जे लोगे, सोचो एक तो ये खुद हो गया है, H4 हो गया है, H4 में मेरे पास है 1 -1 आई और कितना, माइनस आई। अगर हम तुमसे इसका इंडेक्स मांग ले तो इंडेक्स बता सकते हो, हाँ, H का इंडेक्स, कितने कोसेट बनेंगे टोटल, इंडेक्स का फार्मूला था, 2, इंडेक्स के फार्मूले से। सोचो इसका इंडेक्स 2, इसका भी इंडेक्स 2, और इसका इंडेक्स 2, और लास्ट टाइम में एग्जांपल हुआ था इंडेक्स 2 वाले सब नॉर्मल होते हैं, तो ये सभी इंडेक्स 2 की वजह से नॉर्मल हो गए। ऑल हैव इंडेक्स 2, ऑल हैव इंडेक्स 2, सो नॉर्मल, सो नॉर्मल। तो जो जितने सब ग्रुप आए सबके सब नॉर्मल हैं, लेकिन क्या आपका Q8 अबेलियन है, नहीं है, लिख देना, बट Q8 इज नॉट अबेलियन, बट Q8 इज नॉट अबेलियन। चलो भैया, इसके बाद अगला एग्जांपल, इस एग्जांपल में बात यह होगी, H1 is the normal subgroup of H2, H2 is the normal subgroup of H3. This does not implies that H1 is the normal subgroup of H3. ट्रांसिटिविटी होल्ड नहीं करती है, नॉर्मेलिटी इज नॉट अ ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, लिखना इसी बात को, नॉर्मेलिटी इज नॉट, नॉर्मेलिटी इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, दैट इज, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इफ H1 एंड H2, इफ H1 एंड H2, ठीक, आर सबग्रुप्स ऑफ, are subgroups of कैपिटल G such that, अगर H1 और H2 कैपिटल G के ऐसे सबग्रुप हैं कि H1 is normal subgroup of H2 and H2 is normal subgroup of capital G, then it is not necessary that, it is not necessary, ये कोई जरूरी नहीं है कि, it is not necessary that H1 is a normal subgroup of
कैपिटल जी लिख करके घेरा मार दो। लिख करके इसको घेरा मार दो। एग्जाम्पल में कोई भी एक उठा लो, सबसे सस्ता वाला D4 पड़ा हुआ है आपका ना, सबसे सस्ते में D4 पड़ा हुआ है, मन हो तो S3 उठा सकते हैं हम लोग ना, ले लो D4 को ही ले ले, सबसे आसान है सॉल्यूशन। एक्चुअली अगर हम अबेलियन ग्रुप चुनते हैं तो बवाल है, अबेलियन के जितने सब ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं, नॉर्मल। तो अगर अबेलियन का एक सब ग्रुप मैंने बना लिया H1 और H1 का एक सब ग्रुप बना लिया H2, तो सोचो H2 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1, क्योंकि वो अबेलियन था तो H1 भी कैसा हुआ अबेलियन, तो उसका सब ग्रुप H2 भी कैसा हुआ अबेलियन। तो अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो H2 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1, H1 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, तो H2 इज आल्सो द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। और मेरे को ये चेन तोड़नी है कि ट्रांसिटिव रिलेशनशिप नहीं होती है, तो मुझको ग्रुप कैसा उठाना पड़ेगा, नॉन अबेलियन। तो हम D4 उठा लेते हैं सॉल्यूशन। कंसीडर कंसीडर कैपिटल G इज इक्वल टू D4, ठीक। H1 इज इक्वल टू R0 यानी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन H। H2 इज इक्वल टू R0 R180 कैपिटल H एंड कैपिटल V। देन अब पहले आपको ये कहना पड़ेगा इनमें से कोई एक दूसरे का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके लिए इंडेक्स का सहारा ले लो। तो ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ H1 इन H2, ये इंडेक्स ऑफ H1 इन H2 मतलब H1 के कितने कोसेट्स तैयार हो पाएंगे किससे, H2 से। तो इंडेक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल G, ना 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 गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H2 और डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H1, और ऑर्डर ऑफ H2 है कितना 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा इंडेक्स 2 का सब ग्रुप कैसा, नॉर्मल। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H2, पहले तो यही दिखाना पड़ेगा H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H2। अब इसी तरीके से H2 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, वो बात कह देते हैं, लिखना। सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली द इंडेक्स ऑफ H2 इन G is equal to order of group capital G divided by order of H2, यानी this is equal to 8/4 और रिजल्ट फिर अगेन कितना 2। this implies that H2 is the normal subgroup of capital G, और कैपिटल G एक्चुअल में है कौन, D4 है। कोई तकलीफ, लेकिन अब शुरू में देख चुके थे H1 नॉर्मल सबग्रुप नहीं हो सकता है। दो मिनट इनको रोक देना, देखो वही गड़बड़ाए हुए हैं, H2 लिखना था मेरे को, ये H2 था ना, ऑन कर देना, इसको सुधार दें। H2 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ D4 यानी कि कैपिटल G, लेकिन H1 D4 का नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, शुरुआत में भी दिखा चुके थे ना, कुछ लिए हुए थे उसके साथ हम लोग, क्या लिए थे, कुछ लिए थे यार, याद आ रहा है, R90 लिए थे शायद, R90 लिए हुए थे, R90 के साथ नहीं आया था ना, लिख दे दोबारा भी, लिखना। हाँ की है, टूट गई सब, लिखना। बट वी सी दैट बट वी सी दैट but we see that for R90
बिलोंग टू D4, हमारे मेन ग्रुप में बिलोंग करने के R90 के लिए, एंड कैपिटल H बिलोंग टू H1, और हमारे पहले सब ग्रुप में जो H पड़ा हुआ है R0H था ना, इसके लिए अगर हम देखें तो R90 H R90 इनवर्स, ये निकालना शुरू करें, इज इक्वल टू कितना होगा, R90 H, और R90 का इनवर्स कौन होता है, R270, ठीक, HR270। अब ये पूरा सॉल्व करते हैं तो ये पूरा कितना आता है, कैपिटल V आता है, जो कि खुद H नहीं है, हाँ है ना, जो खुद कैपिटल H नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज, या रुको रुको उल्टा लिख रहे हैं यार, मेरे दिमाग में कॉन्जुगेशन काहे चल रहा है, कैपिटल V विच डज नॉट बिलोंग टू H1, ये लिखना है मेरे को, ये था ना, जी एच जी इनवर्स जो निकल करके आई, दिस इज द सबसेट ऑफ H1 आना चाहिए, लेकिन मुझको मिलता है कि R90 H R90 इनवर्स ने एक ऐसा एलिमेंट प्रोड्यूस किया है जो हमारे सबग्रुप के पास मौजूद नहीं है, मींस इससे आप जो कुछ भी बनाओगे वो इसका सबसेट होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट H1 is not a normal subgroup, not normal in D4, H1 is not normal in D4। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक, अब ये याद रखना, अगला रिजल्ट फिर इसी तरीके से लिख लो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, let n be a normal subgroup, let capital N be a normal subgroup, be a normal subgroup, capital N be a normal subgroup of capital G, ठीक, if n is a cyclic subgroup of G, if capital N is a cyclic subgroup, is a cyclic subgroup of capital G, then every subgroup of n, then every subgroup every subgroup of n is normal in capital G, ये ऊपर वाली बात का जवाब है। ऊपर हमने ये कहा कि जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, ठीक, नॉर्मेलिटी की प्रॉपर्टी, वो ट्रांजिटिव नहीं होती, मींस H1 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H2 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देन H1 नीड नॉट बी द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल G। तो सामने वाला एक सवाल हो सकता है कि फिर बताओ भैया कब होगी, तो जवाब बहुत सीधा सा है कि कैपिटल G का एक नॉर्मल सबग्रुप आपको मिले, लेकिन ये नॉर्मल सबग्रुप साइक्लिक हो जाए, तो ऐसे केस में इसके जितने भी नॉर्मल सबग्रुप निकल करके आएंगे वो सभी के सभी जी के भी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएंगे। यानी वहां हमने कहा H1 is the normal subgroup of H2, H2 is the normal subgroup of capital G, this does not implies that H1 is the normal subgroup of capital G। अब इसी बात की गवाही कि कब ऐसा होगा, तो क्वेश्चन ये बनता है कि H1 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल G, ये ट्रांसिटिविटी कब होल्ड करेगी। जवाब बहुत सीधा सा है कि आप ये कहिए H1 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H2, H2 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल G, लेकिन साथ ही साथ ये क्या हो जाए, साइक्लिक हो जाए। तो ऐसे केस में एवरी H1 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल G, बस यही इतने से ट्रांसिटिविटी होल्ड कर जाएगी। अब इसी को ऐसे भी लिखा मिलता है, दैट इज, अर्थात
दैट इज इफ यदि Hn is the subgroup of Hn minus 1, Hn minus 1 is the subgroup of Hn minus 2 is the subgroup of up to so on is the subgroup of H1, लेकिन H1 is the normal subgroup of capital, बाकी सब पर मैंने सब ग्रुप लगाया है और H1 पर मैंने क्या लगाया है, H1 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, ठीक। then relation of normality, then relation of normality, then relation of normality is transitive, then relation of normality is transitive if यदि H1 is cyclic, ये रहा, तब ये रिलेशनशिप जो नॉर्मेलिटी की है ये ट्रांसिव हो जाएगी अगर H1 क्या हो जाएगा, साइक्लिक। अच्छा सोचो मैंने पीछे सब ग्रुप का साइन लगाया है, नॉर्मल का नहीं लगाया है, रीजन है उसका, ये ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएंगे जिस दिन H1 अबेलियन हो जाएगा। अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप उसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप का काम करते हैं, और आप चिल्ला के कह रहे हो कि H1 को साइक्लिक बना देंगे, H1 साइक्लिक बनते ही अबेलियन बना, अबेलियन बनते ही ये पीछे जितने सब ग्रुप आ रहे हैं सब इसके साथ क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब ये ट्रांसिविटी अप्लाई करेंगे कि Hn नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G का Hn माइनस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G का अप टू सो ऑन। क्लियर हुआ इतना, ठीक। इसके बाद देखिए, मिटा दे, प्रूफ ना करें, प्रूफ ना करें। इसके बाद फिर एग्जांपल, ये सब रिजल्ट में है। एग्जांपल, suppose that capital G has a subgroup, suppose that capital G has a subgroup, suppose that capital G has a subgroup of order n, then intersection of all subgroups, then intersection of all subgroups of G, all subgroups of capital G of order n, is a normal subgroup of G, is a normal subgroup of capital G। कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है जिसके पास एन ऑर्डर का सब ग्रुप है, तब एन ऑर्डर के जो सब ग्रुप आपके निकल करके आ रहे हैं वो एक एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे सारे एन ऑर्डर के सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ले लो, जो निकल करके आएगा वो कैपिटल जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सवाल उठा अगर कैपिटल जी के पास एन ऑर्डर का केवल एक ही सब ग्रुप हो तो वैसे भी नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर यूनिक ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है तो पक्की बात है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहा होगा। अब अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम प्रूफ कर दे रहे हैं, इस रिजल्ट के लिए तुम पूछ लेना प्रूफ, क्योंकि ये जरूरी होता है जब आप ये डिसाइड करने जा रहे हो कि सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, क्योंकि अब वो सब ग्रुप खुद नॉर्मल हो इसकी गारंटी नहीं है, बस केवल इतना कह रहा है कि कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है जिसके पास एन ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है, तब वो सब ग्रुप खुद नॉर्मल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। H1 is the subgroup of capital G, H2 is the subgroup of capital G, H3 is the subgroup of capital G, Hk is the subgroup of capital G, and everyone has order n, then their intersection must be a normal subgroup of capital G, doesn't matter Hi is normal or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखना, let माना capital H is equal to intersection of n, ठीक, such that capital N is a subgroup, capital N is a subgroup
ऑफ ऑर्डर n, ठीक। अब चूंकि n फाइनाइट है इसलिए ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, ठीक। चूंकि सिंस कैपिटल N इज फाइनाइट, सिंस कैपिटल N इज फाइनाइट, सो इसलिए फॉर G बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल G, इसलिए ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम अब इस सब ग्रुप का कॉन्जुगेशन तैयार करें, यानी G N G इनवर्स, तो इसका जो ऑर्डर निकल करके आएगा वो N के ऑर्डर के बराबर आएगा। सही या गलत? यही होगा। तो आप केवल एक बात दिखा दो बस, खाली केवल एक बात, अगर आपको इनको नॉर्मल कहना है, किसको, इंटरसेक्शन ऑफ इनको अगर नॉर्मल कहना है, ठीक, तो आपने एक दावा ये कर दिया कि अगर n फाइनाइट है तो जी एन जी इनवर्स यानी कॉन्जुगेशन ऑफ n का जो ऑर्डर होगा वो n के ऑर्डर के बराबर होगा। आप ये दिखा दो ना, ये सेट ही बराबर, यही दिखा दो बस, जी एन जी इनवर्स बराबर हो जाए किसके, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, जी एन जी इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ n के बराबर हो जाए, तो मेरे को पता है कि अब ऐसे केस में ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ n क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। हम यहीं पर खत्म हो जाएगा, लिखना, ठीक। हम क्या है, कुछ गलत हमको लग रहा है, हम कुछ गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं ना, हम इधर उधर सोचने के चक्कर में गलत ही बोल रहे हैं। उसकी तीन कंडीशंस जो लिखाए थे नॉर्मल होने की, सब ग्रुप के नॉर्मल, उसमें शर्त यही थी ना कि अगर कैपिटल एन एक नॉर्मल सब ग्रुप बनना चाहेगा, कैपिटल एन एक नॉर्मल सब ग्रुप बनना चाहेगा, तो जी एन जी इनवर्स बराबर किसके होना पड़ेगा, एन के बराबर होना पड़ेगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एन को नॉर्मल थोड़ी दिखाना चाहते हैं, हम इंटरसेक्शन ऑफ एन को नॉर्मल दिखाना, मतलब जितने सब ग्रुप हैं एन ऑर्डर के सबका इंटरसेक्शन नॉर्मल होना चाहता है, तो मुझको ये दिखाना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन ऑफ एन, ये जो निकल करके आ रहा है ये बराबर बैठ जाए इंटरसेक्शन ऑफ जी एन जी इनवर्स, इसके बराबर बैठ जाए, तब जाकर के मेरा इंटरसेक्शन ऑफ एन जो निकल करके आया ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दिखाना है मेरे को, देखना। नाउ बी शो दैट, नाउ बी शो दैट, अब हम ये दिखाएंगे कि now we show that the intersection of n is equal to intersection of g n g inverse। वैसे रहेगा वही ना, लंबा चौड़ा प्रूफ जाता है इनका और रटना अपने लोगों को स्टेटमेंट होता है, पूछा नहीं जाता, क्या ही पूछेंगे, बिना मतलब वाला काम थोड़ी पालना है उनको। चलो भैया, लंबा प्रूफ जाएगा इसका, थोड़ा सा निपटाते हैं। दो सेट को बराबर दिखाना है, एक को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट, लिखना, वही है वही है, उसको और तोड़ रहे हैं, हाँ और तोड़ रहे हैं। एक सेट बनाना, डिफाइन डिफाइन अ सेट एफ, जो कि कलेक्शन है किसका, उन एन का कलेक्शन है जो एन हमारे दिए गए ग्रुप कैपिटल जी के सब ग्रुप हैं, और सच दैट ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू कितना है, मतलब ऐसे जितने भी सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर एन है उन सबको इकट्ठा करके हमने क्या बना लिया, एफ बना लिया, ठीक। तो एक तरफ मैंने ये बना लिया, दूसरी तरफ हम एक और सेट बना रहे हैं एफ डैश, एफ डैश, और एफ डैश में हम इकट्ठा कर रहे हैं इसके कॉन्जुगेट को, यानी जी एन जी इनवर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ दिस सच दैट एन बिलोंग टू एफ। दो सेट मैंने बनाए, एक तरफ उन सभी सब ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया जिनका ऑर्डर एन है, अब जैसे n1 n2 n3 n4 ये लोग हैं, सबका ऑर्डर n है, तो मैंने इनका कॉन्जुगेट नीचे इकट्ठा करना शुरू किया एफ डैश के अंदर में, जी एन और कितना जी इनवर्स, और हर उस n के लिए आप कॉन्जुगेट इकट्ठा करो जो n किसके पास पड़ा हुआ है, f के पास पड़ा हुआ है, लिखना। बी शो दैट, हम ये दिखाएंगे कि बी शो दैट, पहले तो आप ये दिखाओ
एक भी कॉन्जुगेशन ज्यादा नहीं बनने वाला या कम नहीं बनने वाला। जितने एन है सबके लिए एक कॉन्जुगेशन आएगा और अलग अलग आएंगे, तो जितने एन ऊपर उतने कॉन्जुगेशन नीचे। तो आप पहले ये दिखाओगे बी शो दैट कि ये दोनों सेट ही अलग अलग नहीं है। आप ये दिखा दो ना एफ बराबर कितना हो जाए। सोचो जैसे आपने कहा एफ बराबर एफ डैश, तो तुरंत जाहिर सी बात है कि अब जितने एलिमेंट इसके पास उतने एलिमेंट इसके पास, और दोनों सेट बराबर हैं, तो दोनों सेट बराबर होने का क्राइटेरिया क्या निकल करके आएगा कि ये इनके बराबर होगा। तो n1 के कॉन्जुगेशन के बराबर होगा, n2 के कॉन्जुगेशन के बराबर हो जाएगा। लिखना, फिर उल्टा बोले ना, फिर उल्टा बोले कुछ भी बोल जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं n1 के कॉन्जुगेशन के बराबर होगा, ये थोड़ी दिखाना है। अगर n1 के कॉन्जुगेशन के बराबर हो गया तो n1 नॉर्मल हो गया। हमको n1 को नॉर्मल थोड़ी कहना है, हमको ये कहना है जितने भी n ऑर्डर के सब ग्रुप आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन नॉर्मल होगा। तो हमको ये नहीं कहना है कि ये, हमको इन दोनों सेट को बराबर करना है। मतलब ये है कहने का कि इधर जो जो n पड़े हुए हैं, जैसे n1 है, n2 है, n3 है, अप टू सो ऑन, ये लोग पड़े हुए हैं, ये दोनों सेट बराबर हैं। तो इसका मतलब इस n1 के लिए कोई ना कोई इधर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो g इनवर्स के फॉर्म में होगा। तो जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट उधर है, बस बदले हुए रूप के साथ है। जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर है, बस बदले हुए रूप के साथ है। बी शो दैट f इज इक्वल टू एफ डैश। कुछ भी बोल जा रहे हैं, गजब है, दिमाग भटकता रहता है। ठीक, लिखना पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, पहला इस बात को उठाओ, सिंस, चूंकि सिंस ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट g इनवर्स फॉर ऑल g बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल G, ठीक, एंड g इनवर्स, ठीक, is also a subgroup, is also a subgroup, ये भी क्या होगा, एक सबग्रुप होगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी मेंबर, एवरी, सोचो आपने ये कहा कि n ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं उन सबको मैंने f में इकट्ठा कर लिया, सबको f में इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपको ये पता है कि n का ऑर्डर और इसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर आपस में बराबर है। तो n ऑर्डर का ये भी, n ऑर्डर का ये भी, और ये सब ग्रुप है, और आपने n ऑर्डर के सारे सब ग्रुप कहां इकट्ठे किए हुए हैं, f में। तो इसका मतलब यहां से ये बात साफ हो रही है कि एवरी मेंबर ऑफ f डैश, एवरी मेंबर ऑफ f डैश is a subgroup, is a subgroup of order n, is a subgroup of order n, so be a member of, so be a member of कैपिटल F। हाँ या ना, जब आप n ऑर्डर के सब ग्रुप, तो n ऑर्डर के सारे सब ग्रुप बाहर नहीं इकट्ठे हो सकते, वो सब f के पास इकट्ठे होंगे, यानी तय हो गया दिस इंप्लाइज दैट f डैश इज द सबसेट ऑफ f। इक्वेशन नंबर 1, f और f डैश को बराबर दिखाने का पहला काम हो गया, f डैश इज द सबसेट ऑफ f। अब हम दिखाएंगे f इज द सबसेट ऑफ f डैश, ये दिखा देंगे। लिखना सेकंड स्टेप, स्टेप 2, लेट माना n belong to f, then this n can be written as, तो हम n को कैसे लिख सकते हैं, हम n को लिख सकते हैं g इनवर्स n, g इनवर्स, क्या मैंने कुछ नया सेट लिखा, कैपिटल n के मेंबर पर लेफ्ट साइड से g इनवर्स यानी आइडेंटिटी ऑपरेट कराएं, राइट साइड से भी g इनवर्स यानी क्या, आइडेंटिटी, तो कुछ बदलेगा तो है नहीं, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे। अच्छा एक काम करो, g को बाहर रोको, g इनवर्स n g, और यहां से g इनवर्स बाहर रोक लो, तो अपने पास कितना आया, दिस इज इक्वल टू g। अच्छा सोचो n आपके पास एक सब ग्रुप था, g इनवर्स n g ये भी सब ग्रुप होगा लेकिन बदल चुका होगा,
एलिमेंट हो सकता है चेंज हो गए हो, अगर हो सकता है चेंज हो गए तो ये क्या हम इसको एन डैश लिख सकते हैं कि नहीं? तो जी एन डैश और कितना जी इनवर्स बता देते हैं, वेयर जहां पर एन डैश इज इक्वल टू जी इनवर्स एन जी, ठीक। और जी इनवर्स एन जी किसका मेंबर है? अभी अभी तो आपने कहा एफ डैश इज द सबसेट ऑफ एफ, तो जी इनवर्स एन जी एफ का ही मेंबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो भी तो एन ऑर्डर का सबग्रुप है। तो जी इनवर्स एन जी बिलोंग टू कैपिटल एफ as G inverse N G is the subgroup of capital G of order n, of order n. Therefore इसलिए इसलिए कैपिटल N बराबर अपने को क्या मिला? कैपिटल N इज इक्वल टू G N डैश G इनवर्स एंड दिस इज द मेंबर ऑफ कितने का? सोचो, जब हम n को देखते हैं तो n किसका मेंबर था? f का। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कितना आ गया? g n डैश g इनवर्स। लेकिन g n डैश g इनवर्स टाइप में दिखने वाले सारे लोग किसके पास हैं? f डैश के पास। तो n इज इक्वल टू दिस इज द मेंबर ऑफ f डैश, और अगर ये f डैश का मेंबर हुआ तो हेंस इसलिए f इज द सबसेट ऑफ कितना हो गया? f डैश। क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 f इज इक्वल टू f डैश। दोनों सेट बराबर हुए। सोचो अगर दोनों सेट बराबर हुए तो पहले वाले सेट में जितने सब ग्रुप हैं सबका इंटरसेक्शन मार दो, और दूसरे वाले में जितने लोग सबका इंटरसेक्शन मार दो, क्या वो अलग अलग आएंगे? जब आप कह रहे हो कि पहले घर में जितने लोग बैठे हैं वही लोग दूसरे घर में बैठे हैं, बस रूप बदल करके बैठे हैं, तो जो इंटरसेक्शन वहां देंगे वही इंटरसेक्शन नीचे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक। स्टेप कितने तक आए? f इज इक्वल टू एफ डैश तक आए। सो दैट इस प्रकार इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ g n g इनवर्स, ठीक। नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3। क्या यही h है? यही h है, और इसी को नॉर्मल दिखाना है, इसी को। तो यानी जी एच जी इनवर्स बराबर h आ जाए तो h आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। अब यहां से देखना बट, लेकिन बट देखना जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू जी एच की वैल्यू कितनी है? इंटरसेक्शन ऑफ एन, तो जी इंटरसेक्शन ऑफ एन, और कॉर्नर पर कौन आया? जी इनवर्स, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू, एक नियम हम लोग जानते हैं, यहां पर ऐसे लिख लेना चाहे तो, सिंस जी ए इंटरसेक्शन बी जी इनवर्स बराबर होता है जी ए जी इनवर्स एक साथ इंटरसेक्शन जी बी जी इनवर्स, ये होता है। तो सोचो अपने को क्या मिलेगा यहां से, बोल सकते हो? यहां से अपने लोग लिख सकते हैं केवल और केवल इंटरसेक्शन ऑफ एन। सोच लो। नहीं तय हुआ? जी इंटरसेक्शन जी इनवर्स, ठीक। अंदर वाले सेट को पकड़े रहो बस, खाली अंदर वाला सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने क्या लिखा? आपने इसको लिखा जी ए जी इनवर्स इंटरसेक्शन जी बी जी इनवर्स, यही इतना तो लिखा। अब इस पर इसी बात को अप्लाई करो। यहां कौन मौजूद है? जी। यहां कौन मौजूद है? जी इनवर्स। बीच में कौन है? इंटरसेक्शन। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ना करके ब्रेक करना चाहे तो पहला पहला स्टेप क्या लिखोगे? बोलो। जी एन जी इनवर्स। एक्चुअली ना, जो ए इंटरसेक्शन बी है चालाकी से एन इंटरसेक्शन एन लिख लो,
लिख दे जी एन इंटरसेक्शन एन, ये लिखें एन इंटरसेक्शन एन लिखें या एन वन इंटरसेक्शन एन टू इंटरसेक्शन एन थ्री सो ऑन लिखें, क्योंकि ये करोगे तो गड़बड़ाएगा। एन इंटरसेक्शन एन खाली एन रह जाएगा और आपको ऐसे सारे एन का इंटरसेक्शन लेना है, एक दो का नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये ना लिख करके हम एज्यूम करें कि यहां पर लिखा गया एन वन इंटरसेक्शन एन टू लिखा गया होगा। तो अगर ये एन वन इंटरसेक्शन एन टू लिखा गया होगा तो क्या आता, जी एन वन जी इनवर्स इंटरसेक्शन जी एन टू जी इनवर्स इंटरसेक्शन जी एन थ्री जी इनवर्स सो ऑन इंटरसेक्शन जी एन के जी इनवर्स। लेकिन ये जो जी एन जी इनवर्स लोग आ रहे हैं, अभी अभी तो आपने कहा एफ और एफ डैश दोनों आपस में बराबर थे, तो एक्चुअल में कुछ और ना देते, ये आपको इंटरसेक्शन ऑफ एन ही दे देते, इसीलिए हम उसको सीधे लिख दे रहे इंटरसेक्शन ऑफ एन। ना समझ में आया हो वापस समझना, ये लिखा गया जी और अंदर में एन वन इंटरसेक्शन एन टू इंटरसेक्शन एन थ्री सो ऑन इंटरसेक्शन एन के जी इनवर्स। अगर के लोग हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं जी एन वन जी इनवर्स पहला इंटरसेक्शन जी एन टू जी इनवर्स, थोड़ी देर के लिए लिख दे चाहो तो, दिस इज इक्वल टू जी एन वन इंटरसेक्शन एन टू इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन एन के, और बाहर कौन रहा जी इनवर्स। और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें तो लिखा गया है जी एन वन जी इनवर्स इंटरसेक्शन जी एन टू जी इनवर्स इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन जी एन के जी इनवर्स। आया, लेकिन आपने कहा कि ये जैसे लोग नजर आ रहे हैं ना, ये गौर करो एक ही टाइप है कि नहीं, यही लोग ऊपर वाली फैमिली में मौजूद है, क्योंकि आप एफ बराबर एफ डैश कर चुके हो। तो इसका मतलब ये जितने लोग आपको दिखाई दे जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, इनका इंटरसेक्शन लेने का मतलब है आप एन वन एन टू एन थ्री एन के का इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो एक्चुअल में ये कुछ और नहीं निकलेगा, ये निकलेगा इंटरसेक्शन ऑफ केवल केवल कितना एन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एन वन एन टू एन थ्री सो ऑन एन के। अब तुम गौर करो एच कौन है, एच इंटरसेक्शन ऑफ एन, तो आप इसको सही सलामत देखो लिखा गया जी इंटरसेक्शन एन जी इनवर्स बराबर इंटरसेक्शन एन। तो जी सब ग्रुप जी इनवर्स इज इक्वल टू दैट सब ग्रुप अगेन, और ये आर्बिट्री जी के लिए होल्ड हो रहा है, तो आपका सब ग्रुप क्या हो गया नॉर्मल। एच मेरा क्या हो गया नॉर्मल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ठीक है अच्छा है, नींद में थोड़े स्टेप ऐसे गलत हो जाते हैं यानी सुधारें अगर इसको तो दिस इंप्लाइज दैट जी इंटरसेक्शन एन जी इनवर्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एन इंप्लाइज दैट intersection of n is normal subgroup of capital G as G is arbitrary, as G is arbitrary। ये रहा, ऑन कर दो इनको, अगला ले। आपकी किसकी बारी है? एग्जाम्पल, हाँ अरे बड़ी कचर है उसमें भी ना। लेट कैपिटल H be a normal subgroup, let capital H be a normal subgroup of a group capital G, and order of H is equal to prove that capital H is contained in the center of G,
इन द सेंटर ऑफ कैपिटल जी। ठीक, कह रहे अगर कैपिटल एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसी दिए गए ग्रुप कैपिटल जी का और उसका ऑर्डर 2 है, तो पक्की बात है वो सेंटर में ही कंटेंट हो जाएगा, यानी उसमें जितने एलिमेंट हैं उतने तो सेंटर में जाएंगे जाएंगे। इसी के आधार पर एक और बात कह रहा है, हेंस डिड्यूस दैट, हेंस डिड्यूस दैट, हेंस डिड्यूस दैट A5 कैन नॉट हैव, A5 नहीं रख सकता, A5 कैन नॉट हैव, A5 cannot have a normal subgroup, a normal subgroup, a normal subgroup of order 2। और तब आप डिड्यूस कीजिए इस आधार पर कि A5 कभी भी 2 ऑर्डर का कोई भी सबग्रुप नहीं रख सकता। वो अलग बात है, 2 इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ A5। A5 का ऑर्डर कितना बैठेगा? 60, और 2 उसका डिवाइजर है ही है भाई, S5 में फैक्टोरियल 5, तो 5 और 20 आई 60 दूनी 120 और उसका आधा 60, तो 2 इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ A5, लेकिन उसके बावजूद इसके पास 2 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं आएगा। चलो प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल H हर हाल में क्या होगा? H इज साइक्लिक, कैपिटल H इज साइक्लिक। और अगर H साइक्लिक है तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल H इज अबेलियन, कैपिटल H इज अबेलियन। अच्छा ये बताओ, सबग्रुप अबेलियन सबग्रुप है, यहीं से गारंटी हो सकती है कि ये सेंटर का हिस्सा हो? सबग्रुप अबेलियन है तो क्या यहां से गारंटी है कि ये सबग्रुप का हिस्सा होगा? ओ सॉरी, सेंटर का हिस्सा होगा? अगर है तो बस इसके तुरंत बाद लिख देंगे हेंस H इज द सबसेट ऑफ सेंटर, और नहीं है तो ये हटा देंगे। ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर होने की वजह से साइक्लिक है, साइक्लिक है तो कैपिटल H अबेलियन है। अब सेंटर में वही जाता है जो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करे। तो क्या हम यहां से कह दें कि H के मेंबर सेंटर में जाएंगे जाएंगे या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, सीधे इनकार करो। काउंटर एग्जांपल कहां से मिलेगा? अरे D4 में पहुंचो, R0H। अब R0H 2 ऑर्डर का सबग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक है, अबेलियन है, लेकिन H सेंटर में नहीं जा पाएगा, वहां खाली R0 R180 जाएगा। हाँ है ना? हाँ, याद रखना, तो इस लाइन से हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, हम लोग ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2 ये बात चलेगी। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट कैपिटल H इज साइक्लिक, साइक्लिक। ठीक, लेट माना कैपिटल H इज इक्वल टू E कॉमा ए। ऑब्वियस बात है, 2 एलिमेंट में से एक कौन होगा? आइडेंटिटी, दूसरा मान लेते हैं कौन है? ए है। अच्छा, H को नॉर्मल भी कहा है, सिंस कैपिटल H इज नॉर्मल इन कैपिटल G। H नॉर्मल है किसमें? G में। सो इसलिए सो फॉर ऑल G बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल G, इसलिए ग्रुप में बिलोंग करने वाले हर मेंबर के लिए G H G इनवर्स कुछ और नहीं आएगा बल्कि खुद क्या आएगा? कैपिटल H आएगा। ठीक, कॉन्जुगेशन होल्ड करेगी। और अगर H का कॉन्जुगेट H के बराबर होगा तो सोचो अब हम GH G इनवर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है, अच्छा जब GH G इनवर्स तैयार करोगे तो इसका मतलब है GE G इनवर्स कॉमा GA G इनवर्स, ठीक, इज इक्वल टू अगेन कितना? कैपिटल H। यानी दिस इंप्लाइज दैट, सोचो ये कौन है? ये है आइडेंटिटी क्योंकि कम्यूट करेगा। और ये कौन है? ए। हाँ या ना? इज इक्वल टू कितना? कैपिटल H। लेकिन अब इससे अपने को क्या मिलता है? इससे अपने को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि G A
जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना ए, एंड दिस इंप्लाइज दैट जी ए बराबर ए जी। क्लियर हुआ? और जी कैसा मेंबर था? आर्बिट्री था। ठीक, किसके लिए? फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, ग्रुप में मौजूद किसी भी मेंबर के साथ ए कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ए किसका हिस्सा हुआ? सेंटर का हुआ। यानी दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी। और आइडेंटिटी होता ही होता है आल्सो E belong to center of group capital G. तो this implies that capital H is the subset of center of group capital। दो ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप कहा तो कहां कंटेंट हो गया? सेंटर में। पहला पार्ट हो गया अपना, सही है। दूसरा बचा A5 कैन नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ये लिख लो तो अगला बताएं। लेकिन बड़ा खराब है वर्कआउट का, जैसे थोड़ा डाउन करो तैसे वेट लो, शुरू हो जाता है गेम होना। डाउन करने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, या तो हार्ड ना करो, नॉर्मल नॉर्मल में करो। एक आध बार तो लगता है घुटने जवाब दे जाएंगे, बंद ही कर दो सब कुछ, नहीं पता चले। हाँ हाँ, कभी डेढ़ कभी दो, ऐसा ही। नॉर्मली 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटे में नरक मच जाती है, रेस्ट नहीं है ना बीच में। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। अब हम लोग ये बात साबित करेंगे, बी प्रूव दैट, हम ये साबित करेंगे, बी प्रूव दैट, बी प्रूव दैट द सेंटर ऑफ A5, ठीक, इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन आइडेंटिटी। दो, हाँ क्या नहीं होगा? यही तो वो कह रहा है, क्योंकि अगर दो ऑर्डर का सब ग्रुप हो गया तो उसको सेंटर में जाना पड़ेगा। दो ऑर्डर का सब ग्रुप हो और दो ऑर्डर का सब ग्रुप होकर के नॉर्मल हो तो पक्की बात है कहां चला जाएगा? सेंटर में चला जाएगा। ये इसी बात को कह रहे हैं कि अब आप इसी बात से डिड्यूस कीजिए कि A5 कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ये अपने पास दो ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं रख सकता है। और डिसाइड कहां से होगा? इसी सारी कंडीशन में होगा। आप ये डिसाइड कर दो ना कि इसके सेंटर के पास केवल आइडेंटिटी आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो जब सेंटर के पास केवल आइडेंटिटी आएगा तो ये नहीं हो सकता, जैसे अगर हम ये कहें कि सेंटर के पास केवल आइडेंटिटी है, इतनी बात केवल कह दें, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि दो ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। दो ऑर्डर का सब ग्रुप हो भी सकता है, बस वो सेंटर में नहीं गया है। लेकिन अगर आप नॉर्मलिटी की तरफ से देखोगे तो आपको पता चलता है कि अगर दो ऑर्डर का सब ग्रुप रहा होता और नॉर्मल रहा होता तो पक्की बात है कहां चला आता? सेंटर में चला आता। तो अभी हम इसके सेंटर को दिखाने चल रहे हैं, इसका सेंटर केवल और केवल कौन होगा? सिंगलटन आइडेंटिटी होगा। लिखना इसी बात पे। कंसीडर, कंसीडर एक परमुटेशन F को कंसीडर करो जो A5 का मेंबर है, ठीक, A5 सच दैट, और ऐसा है कि F डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। F आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, अगर F आइडेंटिटी नहीं है तो चाहे सबको बिना बदले छोड़ दे, लेकिन कम से कम किसी एक एलिमेंट को तो परम्यूट करेगा करेगा, और डिफरेंट इमेज बनाएगा, सेम तो बनाएगा नहीं, तय बात है। तो इस पे लिख रहे हैं देन F मस्ट मूव, ये हर हाल में मूव करेगा, F मस्ट मूव सम एलिमेंट से, माना वो एलिमेंट कौन है? A है, वो किसी ना किसी एलिमेंट को मूव करेगा, ठीक। अच्छा, मूव करेगा तो कहीं ना कहीं इमेज दूसरी जगह पर भेजेगा। तो लेट मान लिया F इमेज ऑफ A इज इक्वल टू B और B डज नॉट इक्वल टू कितना? A, क्योंकि डिफरेंट इमेज बनाएगा। सेम पर बना दिया तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक। कंसीडर, अब हम एक और मैपिंग ले रहे हैं, कंसीडर जी हम एक मैपिंग ले रहे हैं, 3 लेंथ की साइकिल B C और कितना? D। 3 लेंथ की साइकिल इवन परमुटेशन है, और इवन परमुटेशन है तो A5 का हिस्सा तो हो ही जाएगा, ठीक। देन अब ऐसे मामलों में अब सोचो जी क्या करेगा? जी A की इमेज को कहां पर भेजेगा? A पर, क्योंकि वो यहां पर मौजूद नहीं है। जी B की इमेज को कहां पर भेज रहा है? C पर, ठीक। एंड जी F G इनवर्स निकालो।
जी एफ जी इनवर्स, अच्छा जी एफ जी इनवर्स भी एक मैपिंग होगी, तो देखो ये एक इमेज को कहां पर भेजेगी, ये भेजेगी जी, हाँ चूंकि जी ए को ए पर भेज रहा है तो जी इनवर्स भी ए को ए पर ही भेजेगा, तो जी एफ ऑफ कितना हो गया ए, लेकिन एफ ऑफ ए कितना बी, तो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी है कितना सी, दिस इज इक्वल टू सी, वेयर एज जहां पर वेयर एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, नोट करो। हुआ, अच्छा सुनो, यहां से एक बात तो ये तय हुई, हमने एफ को देखा तो एफ ए की इमेज को कहां भेजता है, जबकि जी एफ जी इनवर्स एक इमेज को कहां पर भेजता है सी पर, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें इन दोनों बातों को, तो मेरे को यह पता चलता है कि जी एफ जी इनवर्स डज नॉट इक्वल टू, हाँ या ना, जब जी एफ जी इनवर्स एफ के बराबर नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट जी एफ डज नॉट इक्वल टू एफ जी, हाँ या ना, इसका मतलब तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ नेवर बिलोंग टू सेंटर ऑफ ए आई, क्योंकि कम्यूट नहीं किया तो वो सेंटर का हिस्सा नहीं हो पाया, नोट करो। और क्या एफ ए फाइव का आर्बिट्री मेंबर था कि नहीं था, ए फाइव का आर्बिट्री मेंबर था, तो इसका मतलब आप ए फाइव का कोई भी रैंडम मेंबर उठाओगे वो कभी भी सेंटर में जाने को तैयार नहीं है, तो खाली गया कौन, आइडेंटिटी, ठीक, वेयर, अच्छा सिंस एफ इज आर्बिट्री, एफ इज आर्बिट्री मेंबर ऑफ ए फाइव, so center of A5 is equal to only आइडेंटिटी, इसलिए इसके सेंटर में केवल कौन होगा, आइडेंटिटी। अब यहां पर एक बात तय हो गई कि इसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, आइडेंटिटी, तो तय बात है A5 के पास दो ऑर्डर का कोई भी नॉर्मल सबग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि अगर दो ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप आता तो वो दो ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप सेंटर में कंटेंट होता और सेंटर का ऑर्डर एक से ऊपर चढ़ जाता, जबकि यहां तो तय हो गया सेंटर का ऑर्डर एक से ऊपर चढ़ नहीं सकता, जब सेंटर का ऑर्डर एक से ऊपर चढ़ नहीं सकता तो दो ऑर्डर का कोई नॉर्मल सबग्रुप आने के लिए अब कंडीशंस नहीं बची हुई, क्लियर हुआ, लिख लेना लास्ट में, हेंस, बोल दें, अच्छा ये लिख लो तब, दो ऑर्डर के नॉर्मल सबग्रुप की कहानी है सब, हेंस ए फाइव ही तो है, हाँ, हेंस ए फाइव कैन नॉट हैव A5 cannot have a normal subgroup, cannot have a normal subgroup of order 2, रीजन वही है, as if it exist if it exist the cardinality of center of A5 is confirmably greater than 1, which never possible, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता तो इसकी कार्डिनलिटी एक से ऊपर चढ़ती, वो इसी में कंटेंट हो जाता, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो A5 के पास दो ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप नहीं हो सकता है, सबग्रुप हो सकता है कि नहीं हो सकता दो ऑर्डर का, पक्का दो ऑर्डर का कोई सबग्रुप नहीं होगा, क्या A5 के पास दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट आएगा, पहले ये सोचो, क्या A5 के पास दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट आएगा, दो ऑर्डर का A5 के पास पूछ रहे हैं, दो ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो वो दो लेंथ की साइकिल होगी, हाँ, पक्का दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, A5 के पास नहीं आएगा, A5 के पास सिंबल है 1 2 3 4 5, हाँ या ना, एक साइकिल बना लो, 2 3 ऑड है, एक साइकिल बना लो, 4 5 ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन, डिसजॉइंट साइकिल है,
इसका ऑर्डर कितना होगा? दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 कामा 2 दिस इज इक्वल टू 2, दो ऑर्डर का एलिमेंट है, दो ऑर्डर का एलिमेंट है, इसका दो ऑर्डर का सबग्रुप होगा, बस वो नॉर्मल नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ? हाँ, यही बचा करके रखे तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पर नहीं जा रहा था। बस खाली हाँ, ये 5 के पास दो ऑर्डर के सबग्रुप आएंगे। ठीक, दो लेंथ की साइकिल है आपके पास, और दो लेंथ की साइकिल अगर डिसजॉइंट प्रोडक्ट के फॉर्म में लाओगे तो डिसजॉइंट साइकिल दो लेंथ की, डिसजॉइंट साइकिल दो लेंथ की, इवन बनाएगा बनाएगा। और इवन बनाएगा तो जाहिर सी बात है दो ऑर्डर का एक एलिमेंट हो गया। अब दो ऑर्डर का एक एलिमेंट हो गया तो उसी एलिमेंट से एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर लो, तो दो ऑर्डर का सब ग्रुप हो गया। लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो सकता है यहाँ, इसीलिए उसने बार बार उस बात को मेंशन किया, हेंस डिड्यूस दैट कि A5 दो ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रखेगा, सब ग्रुप रख सकता है। अब भूलने का डर हो तो वहां पर लिख लेना, दो ऑर्डर का सब ग्रुप रखेगा। हाँ हाँ अच्छा बताना, ऐसे ही एक ग्रुप कैपिटल जी है, ये नॉन अबेलियन है, ये नॉन अबेलियन है। ठीक, तो क्या हम ये लिख दें, इट पॉसिबल दैट फॉर ए बिलोंग टू कैपिटल जी सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी इटसेल्फ। जी के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी के पास किसी एलिमेंट का अगर सेंट्रलाइजर निकाला जाए तो वो जी हो सकता है। ये बात सही है या गलत है? सोच में पड़ गए? हाँ, किसका? आइडेंटिटी का। सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू जी इटसेल्फ। ठीक, जी अबेलियन हो गया तो जिनके लिए भी निकालोगे उनके लिए यही बात होगी, सबके लिए होगी। लेकिन अगर जी अबेलियन ना हुआ तो कुछ के लिए हो जाएगी, कुछ के लिए नहीं होगी। जो सेंटर में आएंगे उन सभी के लिए होगी ना। D4 में सेंटर में R0 और R180 चढ़ते हैं, इनमें से किसी का भी सेंट्रलाइजर निकालोगे ना पूरा का पूरा D4 आ जाएगा। अच्छा, यहां से वो भी होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम सेंट्रलाइजर, डिफरेंट एलिमेंट है सेम सेंट्रलाइजर। अब एलियन में तो वैसे भी सारे एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका सेंट्रलाइजर कौन है? जी है। किसके? D4 में R0 R180 इनके लिए है। यही कहानी है। चलो भैया, ये हुआ, इसके बाद अगला फिर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, let capital G be a group and capital H is equal to collection of A square such that A is the member of capital G. ठीक, be a subgroup of G, be a subgroup, be a subgroup of capital G. ठीक, prove that, prove that, prove that capital H is a normal subgroup, a normal subgroup, capital H is a normal subgroup of कैपिटल जी। कोई सब ग्रुप दिया गया है, उसके सारे एलिमेंट का स्क्वायर करके इकट्ठा कर लो, यानी हर एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करा के इकट्ठा कर लो, जो कलेक्शन आएगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यही आपको प्रूव करना है, एक लाइन में निपटा दो इनको। लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलो, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, एक्स एच एक्स इनवर्स तैयार करो। एक्स एच एक्स इनवर्स कितना आएगा? ये आएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स सच दैट ए बिलोंग टू आवर ग्रुप कैपिटल जी। ये हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू, ये पहचान पा रहे हो? ये कौन है? ये पहचाने? नहीं पहचाने? अरे ये है एक्स ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर। ठीक, सच दैट ए बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल जी। हाँ या ना? अच्छा सोचो, अपने दिमाग से सोचो,
कैपिटल एच के पास कैसे लोग थे? ग्रुप के मेंबर का स्क्वायर था, हाँ या ना? ए किसका मेंबर? ग्रुप का। एक्स किसका मेंबर? ग्रुप का। एक्स इनवर्स किसका? ग्रुप का। तो ये वाला मेंबर किसका? ग्रुप का। तो इसका स्क्वायर किसका? एच का। तो यानी दिस क्वांटिटी इज द सबसेट ऑफ एच। आप सोचो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच, इंप्लाइज दैट कैपिटल एच इज नॉर्मल। अच्छा, एक्स आर्बिट्री है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी, एच इज नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी। एच इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी। नोट कर लो। हम्म, कौन? हाँ, नहीं 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 नहीं, समझो 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 समझो। कैपिटल जी बी ग्रुप, वो ग्रुप है, तो कैपिटल एच बनाया गया है अपने आप से, लेकिन कैपिटल एच कौन है? ग्रुप के जितने मेंबर हैं उन्हीं का स्क्वायर इकट्ठा किया गया है, ठीक। बी अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। अब ये याद रखना, ये जो आपने बनाया ना, ये हमेशा जी का सब ग्रुप नहीं होता, हमेशा जी का सब ग्रुप नहीं होता है। याद आया कब होता है? जब जी अबेलियन होता है। तो इसको ना ये देख करके एक झटके में ऐसा आता है कि भैया इसका मतलब एच बराबर एक्स क्यूब लिख दें, क्योंकि एक्स क्यूब भरोगे तो भी तो यही कर दोगे होल स्क्वायर, एक्स की फोर भरोगे तो भी होल स्क्वायर कर दोगे, अबेलियन होगा तो वाली कंडीशन लगी रहती है, ठीक। चाहो तो नोट में इस बात को लिख लेना, एच एच इज नॉट ऑलवेज बी द सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, इट हैपन व्हेन जी इज अबेलियन। फिर आता है फैक्टर ग्रुप। कोसेट्स पढ़ा दिए हैं ना, कोसेट्स पढ़ाए हैं, लेकिन कोसेट का कलेक्शन ग्रुप बनाता है ऐसी बात नहीं हुई है, लिखा दिए हैं। हाँ, तो फैक्टर ग्रुप अब आएगा, फैक्टर ग्रुप अब आएगा, उसी को बोलते हैं फैक्टर ग्रुप। द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट अगेन फॉर्म अ ग्रुप नोन एज द फैक्टर ग्रुप। चलो अगली हेडिंग है फैक्टर ग्रुप, फाइनली आ गए यहां तक। फैक्टर ग्रुप्स, फैक्टर ग्रुप्स, ग्रुप्स। सोचो कोसेट क्या है? कोसेट टुकड़ा ही तो है हमारे ग्रुप का। तो जब आप अपने ग्रुप के टुकड़े कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यही ले लें R2, ये हो गया R2। अपने को पता है एडिशन ऑपरेशन के साथ ये एक ग्रुप बनाता है, दिस इज ग्रुप विद ऑपरेशन एडिशन। और इसमें यक्स एक्सेस को हम ले लें, तो यक्स एक्सेस जो हमारा निकल करके आ रहा है, यक्स एक्सेस ये हमारा H हो गया, ये कौन हो गया? सब ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप हो गया, ठीक। अब कोसेट तैयार करें, कोसेट का मतलब हिस्सा तैयार करें, ठीक। इसका कोई एक मेंबर उठा लो, जैसे उसका मैंने मेंबर उठा लिया 1,1, 1,1 एक मेंबर उठा लिया, दिस बिलोंग टू R2। हम करेंगे क्या? 1,1 इस एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे अपने दिए गए सब ग्रुप पर, यानी इसके हर मेंबर पर लेफ्ट साइड से ऐड कर देंगे। सोचो 0,0 पर ऐड करोगे तो ये 0,0 शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? 1,1 पर। तो यहां पर जो आपका 1,0 है, 1,0 पर 1,1 को ऐड करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा किस पर? 1,2 पर। इसी तरीके से आप अगले वाले को करोगे तो ये शिफ्ट हो, सॉरी 1,1 पर, 2,1 पर। और अगले पर करोगे तो ये तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा, ये है 2,0, तो ये शिफ्ट हो जाएगा कितना? 3,1। ये 3 यूनिट एक्स पर और 1 यूनिट ऊपर। तो क्या हमको यही पैरेलल वाली लाइन मिल गई कि नहीं मिल गई? अब सारे लोग पैरेलल, सोचो ये जितने लोग यहां थे ना, ऐसे शिफ्टिंग ले लिए पैरेलल एकदम। अब मेरे बनाने में गड़बड़ी है, ये पैरेलल शिफ्टिंग ले लिए, ठीक। हम क्या करें? अगला हम मेंबर बदल दें, मेंबर हम ले लें मान लो 2,5। तो जब यक्स एक्सेस पर ऐड करेंगे, सोचो सबका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5। तो 5 यूनिट पर एक लाइन ये खिंच गई, हाँ या ना? और एक्स में 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 0,0 कहां पर शिफ्ट होगा?
2,5 पर। ठीक, तो ये अगर 0 0 है तो ये वाला पॉइंट उठ करके ना 2,5 2 3 4 5 ये ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे यहाँ पर। अब सारे लोग ऐसे ही पैरेलल में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ वाला जो पॉइंट होंगे ना ऐसे उठ करके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसी के पैरेलल में ये इस तरीके से शिफ्टिंग। सब पैरेलल में ही है, मेरे बनाने में गड़बड़ी है, पैरेलल में शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। सोचो अब एक कोसेट ये बना जो कौन है 1 1 प्लस H1, ये बना 2 5 प्लस H2। यानी आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप यक्स एक्सेस के पैरेलल में अपने पूरे ग्रुप को टुकड़े 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 में काट दे रहे हैं। तो आपने जो टुकड़े बनाए ना इन टुकड़ों को ही इकट्ठा कर लो। कौन सा, अरे H2 लिख दिया ना, H1। ठीक, ये जितने टुकड़े निकल करके आ रहे हैं ना, ये पतली पतली जो लाइनें निकल करके हैं, इन सबको इकट्ठा कर लो तो ये टुकड़ों का कलेक्शन है। ये टुकड़ों का कलेक्शन भी एडिशन ऑपरेशन के साथ फिर से ग्रुप बना लेगा, और इसी ग्रुप को, चूंकि टुकड़ों का ग्रुप है इसलिए हम इसको कहते हैं फैक्टर, फैक्टर ग्रुप ना। यही तो मेन बात है, लीनियर अलजेब्रा में भी मैक्सिमम लोगों को यही कंफ्यूजन होती है। तो वही फिर से बन गया, पूरा R2 ही बन गया। R2 नहीं बता, तुम गौर करो, तुमने R2 के परिवार का बंटवारा कर दिया और तय कर दिया ये लोग यहीं रहेंगे। हाँ, तब भी नहीं बना पाएगा। R2 का जो मेंबर है वो दिखने में बस एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है, बस यही मेंबर है R2 का। जबकि इस फैक्टर ग्रुप में जो मेंबर है वो खुद में एक परिवार है। इसका हर मेंबर इंडिविजुअल एक एलिमेंट है, और इसका हर मेंबर जो कि एक एलिमेंट है इसका, वो खुद में एक परिवार है। वो खुद में एक परिवार है। पूरी ये लाइन जो निकल करके आ रही है ना, ये एक एलिमेंट है। ये पूरी लाइन एक एलिमेंट है, और इस लाइन पे कितने पॉइंट बैठे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट बैठे हैं। आप रैंडमली कुछ नहीं उठा सकते हो। क्लियर हुआ, यहां जितने लोग आएंगे, मतलब एक परिवार उठाओगे तो उस परिवार में एक्स कोऑर्डिनेट बदल सकता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम बैठेगा। अगला परिवार उठाओगे तो उस परिवार में एक्स कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम बैठेगा। तो एक परिवार में सब लोग एक बात पर सहमत हैं कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है, बिल्कुल अलग परिवार है। लेकिन हाँ, ये परिवार बना कैसे है, R2 को ही तोड़ करके बना है। एक ही परिवार का बंटवारा है ये, R2 को तोड़ करके बना है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना महाभारत में, हाँ, श्री कृष्ण की ही सेना है, हम चले गए अर्जुन की तरफ, वो चले गए कौरवों की तरफ, बट गए वहां पर। और बट गए तो अब हमारे बाण तुमको ही मारेंगे और तुम्हारे हमको लग सकते हैं। लग सकते हैं, लगेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हाँ हाँ, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है अरे ये तो वही बन रहा है, इकट्ठा किया गया तो वही है। इकट्ठा जरूर किया गया, गैदरिंग उनकी जरूर हुई, लेकिन उनको इकट्ठा करने में भी ना, ये वैसा था एक थाल में ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, उनको उठा उठा के गट्ठर बांधना चालू कर दिया। तो सामान सारे वही है, लेकिन क्या आप उसको अब छू सकते हो, अब आप पूरा गट्ठर उठाओगे उठाओगे तो एक सिक्का उठाना और गट्ठर में सिक्का उठाना दोनों में फर्क आ जाएगा। अब आपका वहां आप सिंगल 1 रुपया उठाओगे, यहाँ एक गट्ठर उठाने का मतलब उस गट्ठर में जितने हैं सब आप उठाओगे, छोड़ आप सकते नहीं हो। जैसे वाइवा के टाइम, उस पे प्रैक्टिकल के टाइम पे 2 कॉपियां छीननी होती है, 2 कॉपियां उठाओ आप, उसमें जो 2 प्रैक्टिकल है वो आपके। अब आप फैक्टर कर चुके हो, आपके टोटल कितने प्रैक्टिकल हैं, 14 प्रैक्टिकल हैं आपके टोटल। 14 प्रैक्टिकल में हर कॉपी पे 2 प्रैक्टिकल लिखा गया, ऐसी ढेर सारी कॉपियां कर दी हैं, और आपको एक कॉपी उठानी है, पूरा परिवार उठाना है। ये थोड़ी कहा गया है अपने मर्ज से 2 प्रैक्टिकल कोई भी लिख लो ना, आप एक कॉपी उठाओ, एक फैक्टर उठाओ, आप उस फैक्टर में जो आएगा वो आपका है, जबकि वही 14 प्रैक्टिकल। R2 में से अगर हम एक खाएंगे तो हाँ RT1 आएगी, बिल्कुल, जबकि हम उठाएंगे इससे खाएंगे तो उसकी RT अलिफ नॉट पूरी जाएगी। हाँ, अलिफ, हाँ, कंटिन्यूम चली जाएगी उसकी, इनफाइनाइट पूरा जाएगा वो। ये अंतर आता है दोनों में, बिल्कुल नहीं। परिवार, एक पूरी फैमिली से एक डिफरेंट टाइप की फैमिली को क्रिएट किया जा रहा है। सेट के अंदर में सेट होता तो एक दूसरे का सबसेट हो जाता। अगर ऐसा होता, सोचो एक तरफ फैक्टर ग्रुप इकट्ठा कर रहे हो, इधर आपने इकट्ठा किया फैक्टर ग्रुप, ठीक, और इधर आपके पास कौन है, R2। नाइदर R2 इज द सबसेट ऑफ फैक्टर ग्रुप नॉर फैक्टर ग्रुप इज द सबसेट ऑफ R2, कोई किसी का नहीं है। R2 एक फैमिली है, ठीक, और इस फैमिली के मेंबर में खास तरह का बंटवारा करके, खास तरह का बंटवारा करके न्यू फैमिली क्रिएट की गई, न्यू
फैमिली क्रिएट हुई, ये, और ये फैमिली किस नाम से जानी गई? फैक्टर ग्रुप के नाम से। अब सोचो, इसमें से पूरी एक फैमिली को लेकर के एक एलिमेंट बना दिया गया है। ये ऐसा सीन क्रिएट किया गया है जैसे ना एक घर बनाओ और उस घर के हर कमरे में एक परिवार हो, हर कमरे में एक परिवार हो, और रोक लगा दी जाए, पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, इसका मेंबर यहां स्विच, इनका मेंबर यहां स्विच नहीं कर सकता, इनका मेंबर यहां स्विच नहीं कर सकता, कोई मेंबर कहीं भी स्विच नहीं कर सकता है, सब पे रोक है, सब पे रोक है। तो सोचो, सब कोई अपने अपने कमरे में बैठा हुआ है, बस खिड़की खोल करके झांक रहा है, कोरोना में क्वारंटीन किए गए हैं सब के सब लोग, कोई कहीं नहीं जा सकता है। ये जो तरह का ग्रुप बन करके आ रहा है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ये फैक्टर ग्रुप है। और ये सारी बाउंड्रीज हटा दो, सारी बाउंड्रीज, कोई कहीं भी टहल सकता है। ये आपकी ओरिजिनल फैमिली थी, आपने परिवार में बंटवारा किया हुआ है। अंतर अब पता चला दोनों का, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। हम भी अपने टाइम में पढ़ते थे, मुझको भी लगता था हो क्या रहा है, वही लोग तो हैं, ये तो वही बन जाएगा, यूनियन ले लेंगे। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो यही आया फैक्टर ग्रुप, मैंने छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। अपने टाइम पे हमको समझ नहीं था और तुरंत नया नया पढ़ाना शुरू किए थे, तो हम इसको पूरा आर्टिकल छोड़ दिया, हम के अब आज इसको छोड़ दो। और मैंने इसको छोड़ा तकरीबन एक हफ्ता, एक हफ्ते तक, फिर हम के पहले एक हफ्ता इसको समझेंगे कि हम इसको समझाएं कैसे। समझाने समझाने के चक्कर में फिर मेरे को धीमे 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 करते करते तब मैंने पहली बार R2 को ब्रेक किया। एक्चुअली फैक्टर ग्रुप ही लिखा मिलता है, R2 तो एग्जाम्पल में आता है, तो हम के रुको इसके एग्जाम्पल में जाते हैं, एग्जाम्पल में R2 मिला, R2 मिला, तो फिर उसको पूरा एक्सप्लेन किए, पटरी वटरी लेकर के बैठे, फिर एक एक खींचते रहे, हम के देखे कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। तब मेरे को समझ में आया ये बिल्कुल वैसा है ना, जैसे कपड़ा पूरा दिख रहा है ऐसा, और कपड़े का एक रेशा कहीं से पकड़ो और निकालो, वो एक फैक्टर आप, ये पूरा का पूरा कपड़ा आपका हो गया। ठीक, अब ये पूरा आपका ग्रुप है, अब इस ग्रुप से आप टुकड़े तैयार करो, तो कपड़े को कहीं एक जगह से काट दो और एक एक रेशा आप निकालते रहो, तो एक एक फैक्टर अलग कर रहे हो कि नहीं। अब तुम सोचो, एक कपड़े का सारा रेशा निकाल डालो और वो पूरा रेशा रख लो, क्या तुम्हारे पास कपड़ा है? नहीं है, बल्कि एक नए तरीके का आपके पास सेट तैयार हो चुका है, जो धागों का कलेक्शन है केवल, लेकिन हर धागा एक खास बिहेव रख रहा है। बस यही होता है फैक्टर ग्रुप, इसीलिए कहा गया ना टुकड़ों का ग्रुप बना रहे हो अब आप, ये अंतर है इनका। लिखना फैक्टर ग्रुप है डबल स्टार करके। when the subgroup H of capital G is normal, when, हाँ इसमें बनाएंगे कब, ये मेन बात है, इसमें बनाएंगे तब ना जब आपका जो सबग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। रीजन है, अगर आपका सबग्रुप नॉर्मल हुआ तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट एक ही रिप्रेजेंटेटिव के लिए अलग अलग बन करके आएगा। जैसे हम तैयार करें कैपिटल H इज द सबग्रुप ऑफ कैपिटल G, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये कह दिया नॉर्मल नहीं है, तो आप एक बनाओगे लेफ्ट कोसेट AH और एक बनाओगे राइट कोसेट HA, तो आप किसको इकट्ठा करोगे, लेफ्ट वालों को इकट्ठा करोगे या राइट वालों को इकट्ठा करोगे? बवाल मच गया कि नहीं मच गया? तो इसीलिए कैपिटल H का नॉर्मल होना कंपलसरी है। लीनियर अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में आपका मेन जो ग्रुप होता है कैपिटल बी, जो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ वेक्टर स्पेस बनाता है, उसमें एडिशन के लिए अबेलियन तो होता ही होता है, तो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराएं चाहे राइट से, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां नॉर्मेलिटी ऑलरेडी आ ही जाती है। तो यहां पर है कि आप फैक्टर ग्रुप का पूरा क्राइटेरिया तब पढ़ रहे हो जब कैपिटल एच जी के लिए किसका काम करे, नॉर्मल सब ग्रुप का काम करे, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप का काम करेगा तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों आपस में कैसे बराबर, तो चाहे आप लेफ्ट इकट्ठा कर लो और चाहे आप राइट इकट्ठा कर लो, कोई विवाद नहीं। लिखना व्हेन द सब ग्रुप, व्हेन द सब ग्रुप कैपिटल H of capital G is normal, then the collection of, then the collection of all left or right cosets of H, cosets of capital H in capital G form a group, ये फिर से एक ग्रुप बनाएगा, form a group called
कहा जाता है called the factor group, called the factor group of कैपिटल जी। लेकिन ये बताओ, जी का फैक्टर ग्रुप है, जी के टुकड़ों का ग्रुप है, लेकिन ये टुकड़े बने किसके दम पे हैं? एच के दम पे हैं। तो कॉल्ड द फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाई एच, फैक्टर किया गया लेकिन किसके द्वारा? एच के द्वारा। एंड डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, और इस ग्रुप को डिनोट कैसे किया जाता है? सारे टुकड़े एच की वजह से बने हैं, तो आपने क्या किया है? जी का फैक्टर किया है एच से, तो लिखा जाएगा जी collection of all the factor of g by h, g oblique h। अरे नॉर्मली ना g oblique h, अरे कई तो राइटर और महानता दिखाते हैं ना, g बटा h ही लिख देते हैं सीधे सीधे। अब ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि सेट में सेट से भाग लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो g oblique h लिख दो। फैक्टर ऑफ g बाई h, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ g बाई h। रफली सीधा सा होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट। थ्योरम, थ्योरम लिखना। थ्योरम, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, कैपिटल जी बी अ ग्रुप एंड लेट कैपिटल एच बी अ नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप, बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी। ठीक, द सेट, जो बात बोले वही थ्योरम में है, द सेट जी ऑब्लिक एच, ठीक, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल जी इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप होता है, इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन। ठीक, अब यहां पर आप किसको जोड़ोगे? सेट में सेट को जोड़ोगे, एक है कोसेट ए एच, वही R2 वाला एग्जांपल याद रखना है, एक पैरेलल लाइन है और इसके ऊपर आप एक पैरेलल लाइन और पा रहे हो बी एच, तो ए एच में बी एच को जोड़ोगे तो दो लेफ्ट कोसेट का जोड़ फिर से लेफ्ट कोसेट ही आता है, लेकिन डिफाइंड कैसे होगा? लेफ्ट कोसेट विद रिप्रेजेंटेटिव ए। ठीक, चाहो तो प्लस लिखो और चाहे प्लस ना लिखो, जनरलाइज करो, अनदर लेफ्ट कोसेट बी एच। इन दो लेफ्ट कोसेट ने जब एक दूसरे के साथ ऑपरेट किया तो इन्होंने तीसरा लेफ्ट कोसेट जनरेट किया, लेकिन उस लेफ्ट कोसेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा ए बी, ए बी। मतलब आप केवल पहले के और दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव को ऑपरेट करा लो, आपको तीसरे वाले कोसेट का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। लेकिन अब ये और ये ग्रुप के मेंबर है, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो ग्रुप वाले में होगा। ये रहा, इसी के बेस पर ये बनेगा। अब हम ना इसको पूरा साबित नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम ऐसे सिखा दे रहे हैं कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स कैसे होल्ड कराते हैं। बस की पॉइंट यही है कि जो लेफ्ट कोसेट बन भी रहा है ना, वो एक्चुअल में ग्रुप के ही मेंबर के ऑपरेट करने से बन रहा है। तो क्लोजर दिखाते हैं, सबसे पहले लिखना मत ना, ये ऐसे याद रखने की चीजें हैं। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखें तो अगर हम लें ए एच कॉमा बी एच बोथ बिलोंग टू जी ऑब्लिक एच, यहां से ले तो एक बात तो तय है कि ये लेफ्ट कोसेट जो दोनों बने हुए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ए और बी को लेके बने हैं, तो तय बात है वेयर ए कॉमा बी बोथ बिलोंग टू कितना हो जाएगा? कैपिटल बी हो जाएगा। अब ऑपरेशन आप खुद डिफाइन करके दे रहे हो कि जब ए एच ऑपरेट करेगा किसके साथ? बी एच के साथ, तो रिजल्ट में क्या देगा? ए बी एच देगा। लेकिन ये जी ऑब्लिक एच का मेंबर तभी होगा जब ये रिप्रेजेंटेटिव किसका मेंबर हो?
जी का मेंबर हो, और मुझको पता है ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए ए बी आल्सो बिलोंग टू कैपिटल जी होता है। सो इसलिए ये जो आपका ए बी एच निकल करके आया, ये भी एक लेफ्ट कोसेट होगा। तय हो गया कि नहीं? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी देखना, मैंने लिया ए एच, फिर लिया मैंने बी एच, और फिर लिया मैंने सी एच। अब इनको ऑपरेट करा रहे ए एच, ठीक, फिर कंपोजिशन बी एच, इनको एक साथ रखा, बाहर रखा मैंने सी एच। ये दो लेफ्ट कोसेट आपस में ऑपरेट करेंगे तो क्या देंगे? ए बी एच, बाहर कौन पड़ा है? सी एच पड़ा। अब सोचो फिर, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है ए बी, एक अकेला मेंबर, उसके साथ कौन ऑपरेट करेगा? सी। तो क्या देगा? ए बी सी, और बाहर कौन? एच। लेकिन ए बी सी ग्रुप के मेंबर हैं, इन पे एसोसिएटिविटी लगेगी, तो इन पे एसोसिएटिविटी लगेगी तो कितना होगा? ए बी सी और कितना? एच। अब सोचो, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, दोनों ऑपरेट करके रिप्रेजेंटेटिव बन गए, तो छिटका करके लिखें तो कितना लिखा गया? ए एच और कितना? बी सी एच। और फिर हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ए एच, और फिर यहां से कितना? बी एच और सी एच। चाहे पहले ये दोनों ऑपरेट करें तब तीसरा, चाहे लास्ट के दो ऑपरेट करें तब पहला, रिजल्ट बराबर आया। एसोसिएटिविटी होल्ड। बारी आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी सुनो, इसमें आइडेंटिटी अलग होगी, इसकी आइडेंटिटी अलग तरीके से दिखाते हैं। आइडेंटिटी देखो, मैंने एक लेफ्ट कोसेट लिया ए एच, लेकिन ये लेफ्ट कोसेट बदलना नहीं चाहिए, ये लेफ्ट कोसेट बदलना नहीं चाहिए। अब मुझको पता है बदलाव होगा रिप्रेजेंटेटिव की वजह, तो हम जानते हैं मेरे ग्रुप में आइडेंटिटी पड़ा हुआ है, तो हम तैयार कर लेते हैं ई एच, आइडेंटिटी की वजह से लेफ्ट कोसेट। ठीक, अब गौर करना, जब ये दोनों ऑपरेट करेंगे तो ए एच और ई एच इज इक्वल टू ए ई कितना आया? एच। लेकिन आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करे कोई बदलाव नहीं होता, तो इसका मतलब ये कितना रहा? ए एच ही रहा। अब सवाल उठा, बार बार हम ई एच नहीं लिखने वाले, मेरे पास एक रिजल्ट और है कि ई बिलोंग टू कैपिटल एच, और जब मेंबर सब ग्रुप का ही है तो उसके द्वारा तैयार किया गया लेफ्ट कोसेट कुछ और नहीं, सब ग्रुप एच होता है। तो एक्चुअल में कोसेट की दुनिया जो होती है उसमें आइडेंटिटी वो सब ग्रुप खुद होता है, कोई दूसरा और नहीं होता है। क्लियर हुआ? ये सब ग्रुप खुद आइडेंटिटी है अपने आप में। इस सब ग्रुप का कोई भी मेंबर उठाओगे ना, कोई भी मेंबर उठाओगे उसको रिप्रेजेंटेटिव, आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेटिव ना मानो, इस सब ग्रुप का कोई भी मेंबर उठा करके आगे रखोगे ना, क्यों हम बार बार ई एच नहीं लिखते हैं? उसका रीजन यही है, क्योंकि कोई एक कहा कि ई एच किया तो भी यही आया, ई एच किया तो भी यही आया। अब कैपिटल एच के पास मान लो ए डैश है, तो आप ए डैश एच करोगे तो भी यही आएगा, बदलेगा नहीं। तो आपके पास दो आइडेंटिटी है, जवाब दो आइडेंटिटी नहीं है, ये पूरी दुनिया सेट में बसी है, तो इसकी आइडेंटिटी भी एक सेट होगा। और हर बार चाहे आप ई एच करो चाहे आप एच वन एच करो, ये जितने मेंबर एच के हैं वो कुछ नया देंगे ही नहीं, वो हर बार क्या देंगे? एच। तो आपको यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। क्लियर हुआ? तो आइडेंटिटी मेरी ई एच नहीं बल्कि केवल कितनी लिखी जाती है, इसलिए एच लिखी जाती है, इस विवाद से बचने के लिए। तो तय बात है कि फॉर ऑल ए एच बिलोंग टू जी ऑब्लिक एच देयर एग्जिस्ट, यहीं पर मौजूद है एच बिलोंग टू जी ऑब्लिक एच सच दैट कि चाहे आप करो ए एच ऑपरेटेड विद एच, चाहे आप करो एच ऑपरेटेड विद ए एच, रिजल्ट में वही कोसेट वापस रिटर्न मिलेगा ए एच। क्लियर हुआ? अब यही बात किसके लिए? इनवर्स के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में गौर करो, अगर ए बिलोंग टू कैपिटल जी है तो ए इनवर्स भी किसका होगा? तो अगर आप एक कोसेट तैयार कर रहे हो ए एच, तो उसी समय एक कोसेट तैयार होगा ए इनवर्स एच, और दोनों ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई एच, जो कि वास्तविकता में कौन है? एच। क्या दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी मिला? तो इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये। अबेलियन दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रुप तक ही तो बात थी, तो इसका मतलब फैक्टर ग्रुप आपका क्या होता है? एक ग्रुप होता है। क्लियर हुआ? अब इतनी प्रॉपर्टीज अभी कैसे कहे, ग्रुप की बात है। ए बी अगर है, बी ए हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। हाँ, ग्रुप अबेलियन होगा तो उसके फैक्टर ग्रुप जो निकल के आएंगे वो अबेलियन होंगे, ग्रुप अबेलियन न हुआ तो फैक्टर ग्रुप अबेलियन नहीं होगा, उस पर रोक लग जाती है हमें।
तो अभी फैक्टर ग्रुप की कहानी समझ में आई। फैक्टर ग्रुप बहुत अलग कैटेगरी है। हाँ, उसमें सब स्पेस में पढ़े होगे, सब स्पेस में ना। ए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अगेन ए डब्ल्यू, वहां डब्ल्यू सब स्पेस हुआ करता था, तो इसीलिए। अच्छा, उसको ना अगर विजुलाइज करना है तो विजुलाइजेशन उसका ये है, सामने यही एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस। अब गौर करना, हम एक कोसेट ले रहे हैं, ये कोसेट ले लिया, मान लिया ये कोसेट रिप्रेजेंटेटिव कितना है, 1 1 प्लस एच, ऑपरेशन एडिशन का है, तो तय बात है 0 0 पर 1 1 ऐड हुआ होगा, तो कहां शिफ्ट हुआ होगा, 1 1 पर। 1 0 पर 1 1 ऐड हुआ तो 1 2 पर, ये वाला ऐसे ये लोग शिफ्ट हो गए। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं ना, ये 1 1 प्लस एच है, 1 1 प्लस एच, आप इस पे ऐड करो, किसको, एच। इनको ऐड करने का मतलब समझते हो, इस कोसेट में एच को ऐड करने का मतलब इस कोसेट के जितने मेंबर हैं ना, जितने मेंबर हैं उन सब पर एच के मेंबर को ऑपरेट कराना है। तुम गौर करो, 1 1 को एच पर ऑपरेट करा करके ही तो ये सब हुआ है, तो अगर एच के मेंबर वापस आकर के ऑपरेट करेंगे तो क्या कोई फर्क डालेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं, मान लो कैपिटल एच को थोड़ी देर के लिए छिटका करके लिख रहे हैं, कैपिटल एच है 0 0, ठीक, 1 0, फिर अगला कौन है 2 0, अगला है 3 0, यही नहीं होंगे, होंगे और भाई बीच वाले तो और 1/2 1/3 वाले, हम समझने के लिए केवल इतना लिख रहे हैं। अब सोचो अगर हम ये काम करें 1 1 प्लस एच, ये काम करें, तो इसका मतलब सब पर लेफ्ट साइड से कितना ऐड कर दिया गया होगा, 1 1 ऐड कर दिया गया होगा, तो ये कहां पर गया 1 1 पर, अगला कहां पर गया 2 1 पर, अगला किस पर गया 3 1 पर, इसी तरीके से अगला गया 4 1 पर, अप टू सो ऑन, ये हुआ। अब आप एक काम करो ना, अब आप इस पर जो ये निकल करके आए इस पर फिर एच को ऐड कर दो, इस पर एच को ऐड करने का मतलब है ना इनके हर मेंबर पर एच को ऑपरेट करा दो, हर मेंबर पर। तो तुम अपने दिमाग से सोचना, एच के जो मेंबर है वो एक्स एक्सेस के पॉइंट है एक्स कामा 0 टाइप, यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो जब ये लोग इन पर जोड़े जाएंगे तो बदलाव किसमें होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में ही तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, लेकिन इनके लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यही लाइन है, तो इस लाइन पर अगर आप इस लाइन का कोई पॉइंट अटैच कर भी देते हो तो जो शिफ्टिंग होगी यही अंदर में ही होगी, ये लाइन ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। तो क्या ये फैमिली यही बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, एक परिवार में मेंबर चाहे आगे भाग जाए चाहे पीछे आ जाए वो परिवार बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब 1 1 प्लस एच इज नथिंग अगेन, ये 1 1 प्लस यही रहा, चेंज होने वाला नहीं। तो इसीलिए कैपिटल एच खुद सब ग्रुप खुद किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है, एक जो बदलाव हुआ वो हुआ, इसके अलावा नहीं होने वाला। क्लियर हुआ। अब अगर 1 1 का इनवर्स कौन होता है, 1 1 का इनवर्स -1 -1, यहां तो ऑपरेशन एडिशन है ना, तो इसका इनवर्स होता है -1 -1। अब तुम गौर करना, जितने पॉइंट है ना, जितने पॉइंट हैं सब पर ये ऐड करो, ये ऐड करो। सोचो जब ये ऐड करोगे तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो 1 1 प्लस एच प्लस -1 प्लस एच, ये आप ऑपरेट कर रहे हो, हाँ या ना। तुम अपने दिमाग से सोचो, ये कौन होगा, ये भी तो एक कोसेट होगा, लेकिन ये कोसेट सबको -1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट मारा होगा, ये वाला निकला। सोचो ये कोसेट यहां है, ये कोसेट यहां है, लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं ना इनके मेंबर को उठा करके ऊपर वाले मेंबर पर अटैच करो। तुम गौर करो, इनमें सब में y कोऑर्डिनेट होगा +1 और इनमें सब में y कोऑर्डिनेट होगा सॉरी -1, हाँ या ना। तो जब टकराएंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे कि नहीं, और जैसे y कोऑर्डिनेट 0 किए तो जैसे इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा था इसका 1 2 नहीं 1 1, 0 0 गया था 1 1 पर, 0 0 गया था 1 1 पर, तो ये है 1 1। इस पर जब अटैच करोगे तो यहां वाला पॉइंट इस पर अटैच करो तो ये कितना लेकर के आएगा, कितना लेकर के आएगा। हम कहते तुम अटैच क्या करोगे इस पर डिपेंड करेगा,
तुम अटैच क्या करोगे? जैसे 1 1 है, तुमको ये पता है कि 1 1 प्लस एच का एक मेंबर आपको मिला है कि वो मेंबर कौन है, 1 1, और उस पर हम कह रहे हैं इस वाले कोसेट का एक पॉइंट अटैच करना है। तो इस कोसेट के यार कोई भी पॉइंट उठा लो, तुम्हारी मर्जी, तुम उठा लो इस कोसेट का कोई पॉइंट। मान लो तुमने उठाया है 3 -1, अब अटैच करो, कहां ला करके पटकेगा, 4 0 पर। वो शिफ्टिंग पे जगह कहीं भी लेकर के जाए लेकिन रहेगा वो एच के ही अंदर में। तो इसीलिए तो कहा जाता है, हमने कभी ये नहीं कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अटैच करके वहीं निचवा आकर के गिरो जहां से चढ़े हुए, वहां नहीं गिरना है। कहीं भी गिरोगे, गिरोगे एच के ही पास, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ही आएगी। इसीलिए ना यहां पर अब बातें ना एलिमेंट एलिमेंट वाइज नहीं हो रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था हो चुकी है, यहां एलिमेंट में बात करना ही बेईमानी है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को इससे टकरा दो ला करके, इसको इस पर अटैच कर दो, इसका कोई भी पॉइंट इसके किसी भी पॉइंट पर ला करके अटैच करोगे ना तो तुरंत एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या कर देगा, 0। और वाई कोऑर्डिनेट 0 करने का मतलब है जब इनके पॉइंट करस्पॉन्डेंस में टकराएंगे या बिना करस्पॉन्डेंस में टकराए, हर बार रिजल्ट में इसी के पॉइंट देंगे, यानी इन दोनों के झगड़े में कौन मिलेगा, आइडेंटिटी। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या है, इनवर्स। तो ये वाली लाइन जिसके लिए y बराबर कितना हो जाएगा, 5, उसका इनवर्स कौन होगा, ये वाली लाइन जिसके लिए y बराबर कितना होगा, -5। ये पूरी फैमिली एक दूसरे के अपोजिट में है, चाहे कोई किससे भी टकराए। जब लड़ाई होती है तो ये थोड़ी तय करते हैं कि हम तुम्ही से लड़ेंगे बाकी से नहीं लड़ेंगे, नहीं, तय होता है कोई किसी को भी मार सकता है। बस अब थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं जिससे अच्छा रहे कि भाई सेनापति से लड़े, लेकिन तब पर भी धोखे में किसी को भी कोई भी मार दे। तो वैसे ही इनकी कंडीशंस हो रही है। क्लियर हुआ? अभी इसकी सारी कंफ्यूजन दूर है। हम मकड़ जाल है पूरा, ये बहुत कंफ्यूजन करता है ये। बीएससी में तो हमको रुला दिया था ये। हाँ, अरे हम अपने बीएससी में बहुत रोए हैं इसके नाम पे। वो अलग है, हमको ग्रुप थ्योरी आती थी तब भी, लेकिन फिर भी ना आना और विजुअलाइज होना दोनों में फर्क होता है। हाँ नहीं, हाँ एक्शन मजेदार है लेकिन ना, ग्रुप एक्शन का हिस्सा मजेदार है, ऐसा नहीं है। बस वही है, अपन बीएससी में सोचते हैं यार बीएससी वालों में ग्रुप एक्शन डाल दिए, क्या इनको सिखाएं ग्रुप एक्शन में, इनकी अपनी अकल काम नहीं कर रही, अपने में ये ग्रुप एक्शन ना पढ़ाओ तो यार उधर साइलों में दिक्कत आ रही है। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, भगवान मालिक है। ये हुआ, सब चल जाएगा इसी में। हाँ, नोट लगाना कुछ, नोट में पहली बात, द एलिमेंट ऑफ फैक्टर ग्रुप, द एलिमेंट्स ऑफ G/H, ठीक, आर, इसके एलिमेंट जो हैं ये कौन है, सेट्स हैं, ठीक। फैक्टर ग्रुप का हर मेंबर सब ग्रुप हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो H सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने क्या था, आइडेंटिटी छोड़ दिए थे सारे लोगों ने, ठीक। द एलिमेंट ऑफ फैक्टर ग्रुप आर सेट्स विच आर, जो कि हैं विच आर, लेकिन फैक्टर ग्रुप में जितने भी सेट आएंगे वो सभी आपके ही ग्रुप के सबसेट है, विच आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल जी, जो आपके ही ग्रुप के सबसेट्स हैं। सब ग्रुप हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेकंड इनफैक्ट, वास्तविकता में, इनफैक्ट सच एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, सच एलिमेंट, ना सच नहीं, ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। सोचो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके ग्रुप का हर मेंबर सब ग्रुप के ऊपर या तो लेफ्ट से या तो राइट से आकर के ऑपरेट कर रहा है और एक कोसेट पैदा कर दे रहा है। तो इसका मतलब हो ये रहा है कि ग्रुप का हर मेंबर एक कोसेट जनरेट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अलग जनरेट कर रहे हैं या सेम जनरेट कर रहे हैं, बस यहां हर कोई, वो कहते हैं ना कि एक ऐसी गली जिसमें हर कोई गुंडा है,
तो कैपिटल जी के पास जितने एलिमेंट बैठे हैं ना, वो सब अपने आप में डॉन है, वो सब बंटवारा करने को तैयार है, हम भी बंटवारा कर देंगे। तो एक उठता है, एक कहता है हम बंटवारा करके एक फैक्टर में एक हम पूरा फैक्टर तैयार करेंगे, कोसेट तैयार की। दूसरा कहेगा हम भी तैयार कर सकते, तीसरा कहेगा हम भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इन सभी के द्वारा तैयार किए गए कोसेट अलग अलग हो या सेम टू सेम हो, लेकिन एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल जी कैन राइज अ कोसेट ऑफ कैपिटल जी, वो उसका एक कोसेट बना सकता है। लेकिन मदद सबको किसकी पड़ रही, एच की। इसीलिए कह रहे हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए होता है, एच ना होता ना तो इनकी औकात नहीं थी इस तरह बनाने की। सब ग्रुप है तभी आप फैक्टराइज कर पा रहे, क्योंकि आप सब ग्रुप के दम पे फैक्टराइज कर रहे हो। ठीक। पेड़ को काटने के लिए जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है, उसका बेट वो लकड़ी ही बनती है। तो जी को काटने के लिए लकड़ी कौन बना है, एच। कुल्हाड़ी बने हैं इसके खुद के एलिमेंट। यहाँ तो सब अपने ही है ना, खंजर भी अपना ही मार रहा है, काट भी अपने ही रहे हैं। In fact, each element of capital G give give rise give rise to an element of G oblique H। ठीक। thus अतः thus the factor group thus the factor group of a group capital G of a group capital G with respect to a normal subgroup with respect to a normal subgroup capital H can be thought as a, आप फैक्टर ग्रुप को सोच सकते हो जैसे आपके ग्रुप का पार्टीशन हो। कैन बी थॉट एज अ पार्टीशन ऑफ कैपिटल G इनटू कोसेट्स ऑफ कैपिटल H। ये रहा, इनटू द कोसेट्स ऑफ कैपिटल H। नोट कर लो इनको। इतने प्रोक्त हैं, कोसेट कल बनाते हैं जिससे ये लोग रहे तो कोसेट समझ जाए ये लोग ना। नहीं कोसेट बनाने में ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कोसेट तैयार करने पे। बाकी कुछ तो और पढ़ाई गया है, अब डिफिनेशन तक ही हुआ है, इतने तक समझ भी जाएंगे आराम से। मेरे ख्याल से इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई नई चीज नहीं थी ऐसी।